और फिर उसके बाद हम जरा जानेंगे अजीत सर से कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको करना क्या है। अगर आप देखेंगे वैसे कहने को ये एक्सपायरी का वीक है, कल मंगलवार फिर निफ्टी की एक्सपायरी, परसों बुधवार को छोड़ दें तो बृहस्पतिवार को दोनों बड़ी एक्सपायरी, इससे पहले बुधवार को बैंक निफ्टी की, बृहस्पतिवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, लेकिन बड़ी एक्सपायरी दोनों की कॉमन होती है। आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट देख पा रहे हैं 7% ओपन इंटरेस्ट एडिशन तो दिख रहा है, लेकिन प्राइस में कोई एक्शन नहीं है। आप बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो देख पा रहे हैं 2% का है, लेकिन प्राइस में कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि प्राइस में एक्शन आना बाकी है। ये एक्शन कैसे आएगा, किस तरफ का आएगा, सिर्फ यही ध्यान रखना बाकी है अब आपको। तो इसलिए आज के सपोर्ट और आज के रेजिस्टेंस को काफी गौर से फरमाइएगा। चलने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है, वो टिपिकली ओपन इंटरेस्ट में दिखती है, जो आप देख पा रहे हैं 7 और 2% का है, लेकिन प्राइस एक्शन कुछ नहीं है। तो इसका मतलब प्राइस एक्शन होगा जरूर। ये खाली तीर नहीं जाती, अमोघ तीर है, तो इसलिए कहीं ना कहीं निशाने पे लगेंगे। बस हमको ये चेक करना है कि कहाँ पे, यानी कि बाय में करें या फिर सेल में करें। अजीत सर, डाटा इंटरेस्टिंग है। एक्सपायरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट थोड़े लाइट है, इससे पहले टूटे हुए भी हैं, मेगा सपोर्ट एरिया पे भी है, जिससे सपोर्ट को हम पहले रेजिस्टेंस मानते थे वो सपोर्ट है। बस मेरे को आपसे ये पता करना है जो स्विंग आएगा वो बड़ा आएगा कि छोटा होगा, और स्विंग ऊपर का होगा कि नीचे का। जी, तो डिम्पी देखिए, जैसे आप बता रहे थे दर्शकों को भी 5वां दिन लगातार गिरावट का। देखिए, इससे पहले भी डिम्पी हमने देखा है कि मार्केट में जो ये ट्रेंड है इसमें करेक्शंस आई हैं, बट लार्जली आपने देखा होगा कि प्राइस वाइज कम होती थी, खासतौर से निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम वाइज हम ज्यादा करेक्शन देते थे, मतलब बहुत ग्रेजुअल डिक्लाइन आता था। इस लास्ट वीक के डिक्लाइन डिफरेंट क्या रही है कि आपने नए हाई बनाने के बाद, नए रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद डिक्लाइन थोड़ा सा शार्प रहा है, करीब 2.5% से ज्यादा ही कटते आपके लास्ट वीक में। जो 19,200 से लेकर 20,200 का जो मूव था आपका निफ्टी का, उसका मोर देन 50% आपने रिट्रेस कर दिया। तो टेक्निकली जब रिट्रेसमेंट प्राइस वाइज आप पूरी कर देते हैं 50% से या 50% से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं दोबारा से बेयर्स हावी होना शुरू हो जाते हैं। और वही मार्केट में दिख भी रहा है कि डिस्पाइट ओवरसोल्ड पोजीशन, इंट्राडे पे भी आप रिस्पाइट नहीं देख रहे हैं, रिबाउंड नहीं देख रहे हैं। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से, जैसे आपने भी बोला कि एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है, रिबाउंड की पॉसिबिलिटी है 19,580 इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, जब तक मेरे हिसाब से 750 से लेकर 800 तक का लेवल पॉसिबल है कि इंडेक्स में दिख जाएगा। बट क्या इसके लिए बाय करें, तो देखिए वो मैं भाई कह रहा हूँ कि ट्रेंड जिस तरीके से अभी डिटरेट हुआ है, बैंकिंग में अपने रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद करेक्शन देखने को मिल रहा है, अपना ऑलमोस्ट डबल टॉप बना है, तो ये फैक्टर थोड़ा सा मुझे कह रहे हैं कॉशन करने की जरूरत है इंडेक्स में। तो इंडेक्स में सबसे अभी थोड़ा सा अवॉइड ही करें आप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और हायर लेवल्स पे करीब 750 से 800 का जोन मिलता है, तो वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये बात ठीक है कि थोड़ा प्रेशर नहीं है मार्केट में, ये बात भी ठीक है कि मार्केट को ऊपर आना है, एक छोटा पुल बैक आ सकता है, लेकिन क्या वो पुल बैक कई लोगों के लिए क्या बहुत बढ़िया प्रॉफिट लेके आएगा, तो उसका जवाब है ना। 19,800 के नीचे अभी तक जो भी पुल बैक आएगा वो सारा एक कमजोर पुल बैक के तौर पर देखा जाएगा। क्या पुल बैक आ सकता है? हाँ, रिस्क रिवॉर्ड ये कहता है कि पुल बैक आ सकता है। क्या स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा, वापस 20,000 पहुंचा देगा? उसका जवाब है ना। तो जो आपके मन में क्वेश्चन चल रहे हैं ना, उसको हम सीधा सीधा सपाट सपाट बता रहे हैं आपको। अब आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको जस्टिफाई करता है, आप कहते हैं मेरे को इंडेक्स लेना है, मैं ले सकता हूं, तो फिर आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो 580। मैं थोड़ा बोलूंगा इसको, और भी मैं सर से परमिशन ले लेता हूं, इसको ड्रैग करना 550 तक ले जाओ। और अगर आपका ऐसा लग नहीं मैं तो रोल ओवर कॉस्ट भी बियर कर लूंगा, तो फिर 500 भी ले जाओ। तो पुल बैक आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाँ तो है, लेकिन पुल बैक आएगा कहां तक? वो 750 तक फिजल यानी कि खत्म हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग पुल बैक कब आएगा? जब आपकी क्लोजिंग चाहिए, और क्लोजिंग 19,800 के ऊपर चाहिए, और वो भी ठीक एक्सपायरी से पहले चाहिए हमको। एक्सपायरी के बाद आए तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आपकी तो रोल ओवर कॉस्ट लग जाएगी। तो इसलिए आप होल्ड करके रखें, छोटे छोटा एक्सपेरिमेंट करना आप करो, आपको मना नहीं है,
लेकिन बड़ा पैसा आ जाएगा, मेरे 4 लॉट से मैं 200 पॉइंट 500 पॉइंट निफ्टी कमा जाऊंगा, ऐसा लग नहीं रहा। एक बार बैंक निफ्टी पर भी यही व्यू है। सर एक बार बैंक निफ्टी के भी लेवल्स के हिसाब से आप बता देंगे, चार्ट हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए इसमें जो काफी टाइम से हम ये देख रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस है, बीच बीच में कोशिश करता है कि उसको कवर अप करने की, पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स उन्हीं में एक मिक्स ट्रेंड चल रहा था, जहाँ पे कि एचडीएफसी, कोटक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, एक्सिस आईसीआईसीआई पॉजिटिवली होल्ड कर रहे थे। अब ये सारे अलाइन है, केवल पीएसयू को अगर हटा दें तो आपको पूरा स्पेस दिखेगा एक साइड अलाइन नेगेटिव साइड पे। तो ये देखते हुए बैंकिंग में मुझे लगता है कि इंडेक्स में दिख रहा है कि 44,200-250 के पास एक सपोर्ट है, आपका 100 EMA कोइंसाइड करता है, एक ट्रेंड लाइन भी बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी सपोर्ट आपको इसी रेंज में दिखाएगा। बट अगेन मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी बैंकिंग में, तो यहाँ तो डेफिनेटली आपको रीबाउंड को कोशिश करना है, यहाँ पे भी सेल की अपॉर्चुनिटी 45,000 जब तक आप क्रॉस करके स्टे नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कोई हेल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक रहिए बैंकिंग स्पेस में इंस्टेड ऑफ इंडेक्स को। तो निफ्टी में तो आप देख सकते हैं कि रिबाउंड प्ले करने के लिए, बट बैंकिंग मेरे हिसाब से बेटर है कि आप उसको अवॉइड करें। ठीक है, बैंक निफ्टी को बिल्कुल अवॉइड भी किया जा सकता है। एक लाइन हमने चार्ट में ड्रॉ भी की हुई है, वो 45,000 की है, एक्चुअली वो ब्रेकडाउन हुआ है। जब तक वो हील नहीं होता, ठीक नहीं होता, उसके ऊपर नहीं आते, तब तक काम बनेगा नहीं। सुबह भी हमने आपको बताया था कि जब तक आप 45,000 नहीं लाओगे ना, एक्सपायरी से 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी तो नहीं आएगी। इसको ठीक करना, हील करना बहुत जरूरी है। ये वो लाइन है जिस लाइन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ कि 45,000 का है, इसको हील कीजिए, हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ जाए, नहीं तो प्रेशर बरकरार रहेगा। अवॉइड बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर सिर्फ होल्ड है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। सीधा सीधा शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताजा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हैं, एक तो बजाज फिनसर्व और दूसरा डालमिया भारत, जहां पे आज खरीदारी हो रही है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है और प्राइस एक्शन भी ठीक है, 2% है। सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, बजाज फिनसर्व और डालमिया भारत। डिम्पी, ये बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा एक्शन है। बजाज फाइनेंस में तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, प्रीवियस स्विंग हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मुझे लगता है कि एक रिकवरी वो या फिर कहिए कैचअप मूव आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बिकॉज अभी तक कुछ खास रिकवरी देखने को मिली नहीं है। एक शॉर्ट टर्म पिवट फॉर्म हुआ है शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप 1550 या 1545 का एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर पे करीब 1650 1680 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। डालमिया भारत और दूसरे कुछ एक सीमेंट काउंटर्स मॉर्निंग में से काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डालमिया भारत टॉप परफॉर्मर्स है, अभी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड हाई बने थे, रिट्रेसमेंट भी हुआ तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस तक हुआ, वहीं से रिकवरी आ रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। 2240 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप होना चाहिए इस पोजीशन में। ये शायद हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाए इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट रिकवरी के बाद 1-2 दिन का पॉज हो सकता है, उसके बाद फिर दोबारा से आपको रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड दिखे। तो अगर 3-4 दिन का दिखे तो डेफिनेटली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं 2240 के स्टॉप लॉस के साथ, करीब 2425 के टारगेट के लिए। ठीक है, दोनों शेयर पास हुए, 2425 का एक टारगेट और आप इसमें एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बजाज फिनसर्व भी लेवल्स नोट कर ले, दोनों शेयर पास हैं, दोनों के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन डालमिया भारत को थोड़ा समय देना पड़ सकता है। बस ये राइडर भी आपके सामने हम डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं सर। एक IRCTC है और दूसरा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। सर इन दोनों शेयर्स को भी चेक कर लो। एक्चुअली में फर्टिलाइजर में बाइंग तो है, लेकिन मेरे को खुशी नहीं हो रही। एक्सपायरी के सामने इनमें 1-1% का मूव आ रहा है ना, तो मजा नहीं आ रहा। कम से कम 3-3, 4-4% का स्विंग आना चाहिए था। एक बार दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर, IRCTC और कोरोमंडल। डिम्पी देखिए, IRCTC काफी लंबे कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट करीब 1.5-2 साल का कंसोलिडेशन एंड हुआ था अगस्त मंथ में, जहां से फिर आपने देखा था स्टॉक करीब 650 से 750 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिले। एक रिट्रेसमेंट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को टेस्ट करने के बाद, बट आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको एक डिस्टॉर्टेड हैंड शोल्डर नजर आएगा, जिसका नेक लाइन एरिया था करीब 660 के अराउंड पे, जिसको रीटेस्ट करके ये रिकवरी दिख रही है।
तो लेवल ऑफ रिकवरी और क्वांटम ये दोनों ही अलाइंड है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए। करीब 715 तक के लेवल, 720 तक के लेवल पॉसिबल हैं। बट यहाँ पे क्योंकि 4% का मूव ऑलरेडी आ चुका है, मेरे हिसाब से थोड़ा डिप मिलता है अगर आपको, तो वो ज्यादा अच्छा बाइंग होगा। करीब 680-82 के अराउंड पे अगर आपको मिलता है तो वो अच्छा बाय होगा। 670 का स्टॉप लॉस रहेगा 710-720 तक के पोजीशन टारगेट के लिए। ठीक है सर, कोरोमंडल छोड़ दे। कोरोमंडल सॉरी, देखिए ये वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है फर्टिलाइजर स्पेस में, क्योंकि एक तो ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, तो इट्स क्लियरली शोज द आउट परफॉर्मेंस। बट अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से रिकॉर्ड हाइस के पास आके थोड़ा कंसोलिडेट करने का इसका चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, कंसिडरिंग जो कैंडल्स फॉर्म हुई हैं अभी रिकॉर्ड हाइस पे। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में देखिए रेंज बाउंड दिखेगा आपको, एक बार 1120-1130 के लेवल दिखा सकता है। वहीं पे आके दोबारा से आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास है तो आपको बुक करना चाहिए प्रॉफिट ऑन द हायर लेवल्स, अवॉइड अभी फ्रेश बाइंग जब तक कि एक बार दोबारा आपको 1080-1070 के लेवल्स पे नहीं मिले। ठीक है, 3 शेयर हमारे पास हो गए हैं। एक तो IRCTC जो शॉर्ट कवरिंग का शेयर है, डालमिया भारत और बजाज फिनसर्व। इससे पहले 2 शेयर हमने आपको और बता दिए थे। तेजी यहाँ पे हो गई है खत्म। अब मंदी के शेयर्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स चेक करवा लेते हैं सर से। अब जरा मंदी वाले शेयर सामने लेके आइए स्क्रीन पर। सर SBI लाइफ और एक श्रीराम फाइनेंस है जो शॉर्ट के 2 शेयर्स हैं। एक बार जरा दोनों को चेक करना, आपके पास कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताइएगा। SBI लाइफ और श्रीराम फाइनेंस। अब देखिए डिम्पी, श्रीराम फाइनेंस तो अभी भी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास ही इसको हक करके चल रहा है, काफी टाइम हो गया है इसको, बहुत ग्रेजुअल मूव है। प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, बट क्योंकि रिकॉर्ड हाइस पे है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग के केस में अगर आपको दोबारा से 1800 से 1750 का जोन दिखेगा तो आपको बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आएगी। तो अगर आपके पास है आप प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि रेंज में ही रहेगा, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। SBI लाइफ में ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब आप 1380 से इसमें दिख रहे हैं कि गिरावट आते हुए। ये आपको बाउंस मिलता है अगर 1320-1325 का शॉर्ट करने के लिए, तो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 1340 आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1280 तक के टारगेट के लिए। बट एट करंट लेवल्स अभी ना करें, वेट करिए एक रीबाउंड का, तभी आप शॉर्ट करें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आता है तो आपका शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाती है। तो SBI लाइफ में कुछ वैसा ही लग रहा है। बकायदा एक शेयर तुम्हारा गिर ही गया जो शॉर्ट के अंदर हमने आपके सामने रखा था, वो श्रीराम फाइनेंस, उसके अंदर ट्रेड ही नहीं है। SBI लाइफ में कंडीशनल ट्रेड हो गया। 1320 के आसपास आपको मिल जाए तो फिर शेड कीजिए, यानी ऊपर जाए थोड़ा फिर शॉर्ट कीजिए। 1280 तब आपका टारगेट बनेगा, 1340 तब आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए इस समय ना माने इसको, नहीं तो आपका रिस्क बहुत ही खराब होगा। ठीक, अब आते हैं अनवाइंडिंग के 2 शेयर सर से और चेक करवा लेते हैं। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और एक इंडिया मार्ट, ये एक्सपायरी से पहले थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है, दोनों शेयर्स में जरा चेक कर लीजिए। देखिए HAL तो डेफिनेटली डिम्पी मुझे दिख रहा है कि जस्ट जैसे मैं बता रहा था श्रीराम के केस में कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हक करके चल रहा था, तो अब वो चीज थोड़ा सा यहाँ पे नेगेट हो रही है। ये पिछले 2 दिनों से 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया है इसने इस तरीके से और रिबाउंड नहीं आया है उसके बाद, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ओवरडन हो चुका है इस स्पेस में, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। बट अभी भी मैं कहूंगा शॉर्टिंग के बदले प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचें। 3770 मेरे हिसाब से एरिया ऑफ सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आपको अनवाइंड कर देने चाहिए, या फिर एक रिबाउंड आता है करीब 3950-60 के लेवल्स पे, वहां पे भी आपको इसी के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा स्टॉक डिम्पी, कैन यू प्लीज शेयर द नेम अगेन? सर इंडिया मार्ट था, इंडिया मार्ट। हाँ, इंडिया मार्ट देखिए इसमें भी काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। चार्ट से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 100 EMA के पास जो यार इसने टेस्ट किया है, इसके बाद एक रिस्पाइट, एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कंडीशनल शॉर्ट, कि अगर आपको बाउंस मिलता है 3050-3070 के बीच में, वहां पे आप शॉर्ट के लिए देखिए, नॉट एट द करंट लेवल, और उस केस में 3100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 2940 के नीचे पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुअली ये आपको 2800 के लेवल्स भी दिखा दे। ओके ठीक है, डन। सर अब आपकी ट्रेडिंग कॉल, हमने जो पूछना था पूछ लिया आपसे।
डिम्पी देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है, मेरे हिसाब से दोनों साइड पोजीशन अनलाइन करके रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे हमने बात की कि ज्यादा रहने में समझदारी है। पॉजिटिव साइड पे ट्रेड अभी मिल रहे हैं, तो फार्मा स्पेस में ग्रैनुअल्स जहां पे कि काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ग्रेजुअली अपने हायर हाई बना रहा है। डेली चार्ट पे प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने ऑफलेट क्रॉस किया है, और एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है ऑफलेट। तो यहाँ पे 348 तक के लेवल्स हमको दिख रहे हैं नियर टाइम में टेस्ट होते हुए। इसको आप 331 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। शॉर्टिंग साइड पे मिडिल स्पेस में से वीकेस्ट काउंटर जो है अभी VEDL, यहाँ मुझे लगता है कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगी। नियर टर्म में करीब 212-200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं 229 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, वैसे तो हमने आपसे शेयर पता कर रहे थे, पता कर लिए, सारे पूछ लिए, लेकिन मेरे पास अभी भी समय है, तो मैं आपसे ना थोड़ा राइडर लेते हुए 2 शेयर जरूर पता करूंगा। आज सुबह हमने एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया था कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है। ये कुछ MCX जैसी फीलिंग लेके आ रहा है हमको। MCX ने थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे पार किया एक ही दिन में 8% दिया, और हमें लग रहा है ठीक एक्सपायरी से पहले BKT यानी कि बालकृष्ण भी ऐसे ही कर सकता है। एक बार जरा सर चेक करेंगे। डिम्पी देखिए, ये मेरे रडार पे भी है काफी टाइम से। पिछले 2 साल का कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से एंड होने वाला है जल्दी ही। आप 2021 सितंबर के अगर हाइस को देखेंगे तो करीब 2618 के लेवल्स थे। आप ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के पास आप पहुंच चुके हैं। अच्छी बात ये हुई है डिम्पी की जो लास्ट कंसोलिडेशन हुआ है, लास्ट लेग ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें हायर बेस फॉर्म हुआ है। करीब 2300 से लेकर 2550 का जो हायर बेस है वो फॉर्म हुआ है, अब उसके ब्रेकआउट के पास है। तो ये सारे फैक्टर इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, शायद कि ये 1-2 दिन ना चले, 4-5 दिन ना चले, पर जब भी मूव आएगा तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव। तो डेफिनेटली आप पोजिशनल के हिसाब से आप डेफिनेटली इसको प्ले कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से आपको 2440 करीब 100 पॉइंट नीचे का आपका स्टॉप रहेगा, क्योंकि हम बड़े टारगेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2620 के ऊपर करीब 2850 से लेकर 2900 तक के लेवल्स पॉसिबल है इसमें। ओके ठीक है, यानी कि आपकी नजर भी शेयर पे है, आप ये स्टॉप लॉस टारगेट भी इसके अंदर दे रहे हैं। BKT जरूर ध्यान रखिएगा, टिपिकली एक्सपायरी से पहले चलने वाला शेयर है। आज देख के ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक मोमेंटम अच्छा बन सकता है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। जितने भी सौदे आज आपने बताए हैं उन सभी सौदों का रिपोर्ट कार्ड हम कल आपको दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में चलते चलते मैं 2 शेयर आपको और नोटिस करा देता हूँ। आज सुबह हमने भी आपको दिए थे डेरिवेटिव्स के, पहला दिया था नेस्ले और दूसरा दिया था ग्रैंडलेस, और ये कहते हुए कि ये दोनों थोड़ा एग्रेसिव कम डिफेंसिव शेयर हैं। दोनों ने स्पीड पकड़ी है। अब आप देखेंगे शायद क्लोजिंग में ये दोनों आपके काफी काम आ जाएं, ग्रैंडलेस और नेस्ले। इस पे भी ध्यान रखिएगा, और DCW हम अगले कार्यक्रम में आपको डिस्कस करके और बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।